गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रेम सिंह आज फिर जुड़ा हूँ आपके साथ सावी ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। तो दोस्तों पिछले क्लास के अंदर अपन पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम के एसएससी ऑर्गन के रिलेटेड कुछ टॉपिक थे, जिसमें अपन ने जो आपका लीवर था वो कंप्लीट किया, गॉल ब्लैडर कंप्लीट किया और गॉल ब्लैडर की जो स्ट्रक्चर और हेपेटिक सर्कुलेशन एक्स्ट्रा हेपेटिक सर्कुलेशन था और बाइल फ्लो वाला था वो पूरा अपन ने पढ़ा। उसके बाद में जो एसेसरी ऑर्गन जो बच रहा है, ठीक है, पैनक्रियाज, उसके बाद में सलाइवरी ग्लैंड, लेकिन सलाइवरी ग्लैंड अपन ने पहले पढ़ ली है और आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो पैनक्रियाज है, ठीक है, पैनक्रियाज, ठीक है। तो देखो बात करते हैं पैनक्रियाज की रिगार्डिंग। तो पैनक्रियाज कहाँ होता है, इसकी साइज कितनी होती है, क्या वेट होता है, किस टाइप का होता है, पूरा नॉर्मली इसकी यदि इंट्रोडक्शन पढ़े और उसके बाद में इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। आइए मेरे साथ। तो देखो पैनक्रियाज, ठीक है, तो पैनक्रियाज फर्स्ट में इसका चित्र डायग्राम बनाऊं तो पैनक्रियाज का चित्र इस प्रकार बनेगा मेरे भाई। ये आपका क्या होता है, एब्डोमेन होता है ना, स्टोमक है ना, क्या है, स्टोमक होता है, स्टोमक, ठीक है। स्टोमक के बाद में यहाँ आपका इस प्रकार क्या होता है मेरे भाइयों, ये क्या है, ड्यूडिनम होता है ना। उसके बाद में ड्यूडिनम के साथ में इस प्रकार एक लीफ लाइक पत्ती की संरचना की आकृति का एक स्ट्रक्चर रहती है। ये क्या है मेरे भाइयों, ये आपका पैनक्रियाज होता है। इस प्रकार एक संरचना रहती है। ये क्या होता है, पैनक्रियाज होता है। अब देखो इसकी पूरी संरचना बताओ कि आपने पढ़ा था कि यहाँ आपका क्या होता है, लीवर इस प्रकार होता नहीं होता है, लीवर के जस्ट नीचे आपका क्या होता है, गॉल ब्लैडर होता नहीं होता है। गॉल ब्लैडर से सीधा कनेक्शन होते हुए आपकी क्या आती है मेरे भाइयों, ठीक है, और इस प्रकार ये इस प्रकार की संरचना होती नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपका मुख्यतः पैनक्रियाज होता है। तो अपन बात करें कि लिखना चाहे तो इस प्रकार लिखेंगे कि आपका जो पैनक्रियाज है, ठीक है, वो पहला इंट्रोडक्शन के रूप में अपन लिखें कि पैनक्रियाज किस तरह का होता है। तो देखो पहला पॉइंट अच्छा रहेगा, इट इज ए लीफ जो पत्ती होती है, लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ये पत्ती की संरचना जैसा होता है, ठीक है, पेड़ की पत्ती होती है उसकी जैसा संरचना होता है, ठीक है, ये पेड़ की पत्ती नुमा आकृति का होता है। दूसरा पॉइंट अपने यदि इसमें ऐड करना चाहे तो क्या बोल सकते हैं कि जो पैनक्रियाज होता है पैर ग्रे कलर का होता है, ग्रे है ना, हाथी जैसा कलर है ना, पैर ग्रे कलर का होता है, ग्रे कलर कैसा होता है मेरे भाइयों, तो यह पैर ग्रे कलर का होता है। उसके बाद में हम और पॉइंट बात करें कि जो पैनक्रियाज होता है कि इसकी लंबाई कितनी होती है, लेंथ है ना, तो इसकी लेंथ मतलब लंबाई इसकी 12 से 15 सेंटीमीटर रहती है, कितनी रहती है, 12 से 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई रहती है, ठीक है। और ठीक होता है ना, ये कितना मतलब थिकनेस होती है और ठीक होता है, या विड्थ चौड़ाई है ना, तो 2.5 सेंटीमीटर होती है, कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर। और इसका वेट मेरे भाइयों 60 ग्राम रहता है, कितना रहता है, 60 ग्राम रहता है, कितना रहता है, 60 ग्राम रहता है, ठीक है। तो देखो नॉर्मल अपन ने अभी तक पढ़ा कि पैनक्रियाज कैसा होता है कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसकी कैसी संरचना होती है, एक पत्ती नुमा संरचना होती है, किस कलर का होता है, इसकी लंबाई कितनी होती है, इसका चौड़ाई कितनी होती है, ठीक है, और इसका वेट कितना होता है। ये अभी तक अपन ने नॉर्मल इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ना। अब बात करते हैं कि जो पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज होता है वो मुख्यतः जो है कहाँ स्थित होता है, तो ये आपका पैनक्रियाज होता है। अपन ने जिस समय लीवर पढ़ रहा था उस समय मैंने कुछ रीजन बताए थे ना, एपिगैस्ट्रिक रीजन और अम्बिलिकल रीजन, लंबा रीजन, राइट लेफ्ट और इस प्रकार रीजन बताए थे। तो ये आपका एपिगैस्ट्रिक रीजन में मुख्यतः एपिगैस्ट्रिक
एपिगैस्ट्रिक रीजन में होता है, और ज्यादातर एपिगैस्ट्रिक और उसके बाद में क्या होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में ना, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में होता है। ठीक है, अब बात करें कि जो आपका पैंक्रियाज है इसको रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन भी कहते हैं। तो सेकंड पॉइंट अपन लिखें रेट्रो, इट इज ए रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। अब देखो मेरे भाई रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन का अर्थ क्या हुआ? ठीक है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन का अर्थ होता है कि ऐसे ऑर्गन जो आपकी एब्डोमेन की जो पेरिटोनियम लेयर है, ठीक है, इसके दो होते हैं, विस्ट्रल और पेराइटल पेरिटोनियम है ना। जो पेराइटल पेरिटोनियम और एब्डोमिनल वॉल के बीच में उपस्थित जो ऑर्गन होते हैं, एक बार वापस सुने, पेराइटल पेरिटोनियम और एब्डोमिनल वॉल के बीच में जो अंग मतलब होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन बोलते हैं, रेट्रो आर ही है ना, आर ई, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन बोलते हैं। पैंक्रियाज आपका क्या है? रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। इसी प्रकार किडनी होती है ना अपनी, वो भी रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होती है ना। तो समझ में आ गया होगा मैं जो बोल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो मेरे भाई एक बार वापस से मैं आपको इंट्रोडक्शन बताना चाहूँ कि ये किस तरह का लीफ लाइक होता है। पैर ग्रे कलर का होता है, लेंथ कितनी होती है, फीट कितना होता है, विग वेट कितना होता है। फिर अपन ने बोला ये क्या होता है, मुख्यतः एपिगैस्ट्रिक रीजन में और कुछ भाग लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में होता है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में। ठीक है, और इट इज ए, और क्या बोल सकते हैं, इट इज ए रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है। रेट्रोपेरिटोनियल का अर्थ होता है कि पेरिटोनियम जो लेयर होती है इसका पेराइटल लेयर और एब्डोमिनल वॉल होता है, अपना एब्डोमिनल वॉल होती है, उसके बीच में जो ऑर्गन उपस्थित होते हैं उसको अपन बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। तो ये भाइयों मेरे नॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया किसका? पैंक्रियाज का। ठीक है, अब अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर की, पैंक्रियाज की स्ट्रक्चर की। इसको मैं मिटाने जा रहा हूं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पैंक्रियाज। स्ट्रक्चर ऑफ पैंक्रियाज, स्ट्रक्चर मतलब इसकी संरचना किस प्रकार की होती है? स्ट्रक्चर ऑफ पैंक्रियाज। ठीक है, तो अपन स्ट्रक्चर ऑफ पैंक्रियाज में लिखे हैं कि स्ट्रक्चर में जो पैंक्रियाज होता है तो वो मुख्यतः आपके 4 रीजन से मिलकर बना था, 4 रीजन। ठीक है, पैंक्रियाज कंसिस्ट ऑफ, पैंक्रियाज और 4 लिख सकते हैं, 4 रीजन या पार्ट है ना से मिलकर बना होता है, ठीक है। पैंक्रियाज 4 रीजन से मिलकर बना होता है। ठीक है, 4 रीजन कौन कौन से होते हैं? तो मेरे भाइयों 4 रीजन में लिखना चाहूँ। पहला होता है आपका हेड, पहला क्या होता है? हेड। दूसरा क्या होता है? नेक। तीसरा क्या होता है? बॉडी। और चौथा कौन सा होता है? टेल, पूंछ। ठीक है भाइयों, इस प्रकार होता है। देखो 4 रीजन। अब देखो अपन यहाँ स्ट्रक्चर में ना कि देखो पहला भाग ठीक है, दूसरा भाग, तीसरा भाग और ये जो लास्ट वाला चौथा भाग, इस प्रकार जो पैंक्रियाज के डिवाइड किया है रीजन में। ये जो आगे वाला है, ये हेड पार्ट होता है, इसका सिर है ना, ये जो बीच में ये नेक है, गर्दन है, और ये बीच वाला भाग है, ये क्या है? बॉडी है, और लास्ट वाला पूंछ है ना। तो 4 रीजन हुए नहीं हुए? पैंक्रियाज के कितने रीजन होते हैं मेरे भाइयों? 4 रीजन में डिवाइड किया गया, हेड, नेक, बॉडी और टेल। ठीक है, तो इस प्रकार आपके पैंक्रियाज के पार्ट होते हैं। तो चलते हैं, और पैंक्रियाज की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है? तो ये नॉर्मल पहला पॉइंट हो गया अपना। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे। सेकंड पॉइंट में मैं बताना चाहूँ, पैंक्रियाज की स्ट्रक्चर रहती है जो अपनी पूरी बॉडी में जो ग्लैंड होती है, ग्रंथियां होती है ना, तो वो एंडोक्राइन होती है ना, एंडोक्राइन है ना ग्रंथि। लेकिन पैंक्रियाज एक ऐसी ग्रंथि जो एंडोक्राइन भी होती है और एक्सोक्राइन, मतलब 2 काम होते हैं पैंक्रियाज
एक कोई डक्ट होता है, कोई माध्यम के रूप में कहीं जो टारगेट ऑर्गन या टारगेट जगह है वहां तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, जो आपका पैनक्रियाज है इसका एंडोक्राइन स्ट्रक्चर होती है, दूसरी होती है एक्सोक्राइन, है ना। तो अपन देखते हैं, आइए मेरे साथ। पैनक्रियाज एंडोक्राइन तथा एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों ग्लैंड होती हैं। ठीक है, होती है। पैनक्रियाज क्या एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड होती हैं। तो बात करें कि जो पैनक्रियाज है उसका एक्सोक्राइन पार्ट कौन सा होता है और एंडोक्राइन पार्ट कौन सा होता है। तो नेक्स्ट, पैनक्रियाज का जो आपका ये हेड और ये जो आगे वाला पोर्शन है, ठीक है, ये क्या होता है आपका एक्सोक्राइन पार्ट होता है। और टेल पूंछ वाला पार्ट है, ये कौन सा होता है एंडोक्राइन। ठीक है, पूंछ वाला एंडोक्राइन है। ठीक है, तो अपन पहला पढ़े कि पैनक्रियाज, तो लिखें इसका एंडोक्राइन भाग टेल पोर्शन होता है। टेल पोर्शन मतलब पूंछ वाला भाग जो है वो क्या एंडोक्राइन भाग है। एंडोक्राइन भाग मतलब ये जो भी इससे स्रावित होते हैं वो सीधी ब्लड में डाला जाता है, सीधा ब्लड में डालते हैं, कोई माध्यम नहीं है, सीधा का सीधा ब्लड में डाला, कोई एजेंट नहीं है ना। तो एंडोक्राइन भाग कौन सा होगा, टेल वाला पोर्शन। अब बात करें जो टेल वाला पोर्शन एंडोक्राइन भाग है किस सेल से मिलकर बना है, तो अपन बोले कि पैनक्रियाज का जो टेल पोर्शन है वो किससे, इसलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल से मिलकर बना होता है। तो आप कैसे लिखोगे, नेक्स्ट पॉइंट, पैनक्रियाज का एंडोक्राइन भाग या टेल पोर्शन इसलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो ये एंडोक्राइन पार्ट है, ये जो टेल वाला पार्ट है, ये कौन से सेल से मिलकर बना होता है, इसलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, इसलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल से मिलकर बना होता है। अब आगे अपन बात करें कि जो एंडोक्राइन भाग है ना, एंडोक्राइन भाग है इसमें क्या क्या होता है और एक्सोक्राइन में क्या क्या। तो पहला अपन एंडोक्राइन ही चालू करेंगे। ठीक है, चलें आगे। एक और ऐसे करते हैं, एक्सोक्राइन को भी पढ़ते थे, फिर दोनों में डिफरेंट अपन करते हैं, एक्सोक्राइन में क्या होता है, एंडोक्राइन में क्या होता है। ठीक है, तो अब आगे बात करें कि जो एक्सोक्राइन होता है, एक्सोक्राइन, ठीक है, एक्सोक्राइन के जो भाग होते हैं वो हेड और टेल में होते हैं, जो आपकी एसिनी सेल से मिलकर बने, एसिनार सेल से मिलकर बने। एक्सोक्राइन भाग एसिनार सेल से मिलकर बना होता है। जो कहां होता है आपके हेड और बॉडी वगैरह वाला भाग होता है, इसमें आपका एक्सोक्राइन भाग होता है। तो आपको दोनों समझ में आ गया होगा कि पैनक्रियाज के दो रूप होते हैं, एक तो एंडोक्राइन और दूसरा होता है एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन को आपके टेल पोर्शन में जो इसलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल बनाती है, दूसरा होता है एक्सोक्राइन, है ना। एक्सोक्राइन मतलब डक्ट के रूप में, जो अब जैसे यहाँ सीक्रेशन हुआ इस डक्ट के रूप में सीधा आके यहाँ आएगा, है ना। डक्ट कोई माध्यम के रूप में आता है तो एक्सोक्राइन बोलते हैं उसको। अब यहाँ क्या, यहाँ से सीक्रेट होगा, सीधा ब्लड वेसल के अंदर डाल दिया जाएगा, है ना, वो हो गया एंडोक्राइन हो गया। ठीक है, तो जो आपका एक्सोक्राइन भाग है वो आपका एसिनाल सेल से या एसिनी सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस और जो पैनक्रियाटिक एंजाइम होता है उसका स्त्रावन करता है। तो अपन दोनों को डिफरेंट करते हैं। तो अपन आगे बढ़ते हैं। पैनक्रियाज के दो रूप किस प्रकार, पहला तो एंडोक्राइन क्या होता है और दूसरा है एक्सोक्राइन। ठीक है मेरे भाई, अब दोनों को डिफरेंट अपन करते हैं। एंडोक्राइन में देखो क्या हुआ, अभी अपन ने पढ़ा एंडोक्राइन भाग टेल पोर्शन में रहता है, क्या होता है उसकी पूंछ वाले भाग में, टेल पोर्शन में। और कौन से सेल से मिलकर बनता है, इसलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, उस सेल से मिलकर बना होता है। तो उस सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है, उससे भी
आपके अलग अलग, उसके अंदर भी अलग अलग सेल होती है जो क्या करती है, अलग अलग हार्मोन्स का, ठीक है, निर्माण करती है। तो बात करें एंडोक्राइन में कौन कौन से होते हैं, तो पहली होती है अल्फा सेल, थोड़ा पीछे लिख देता हूं, अल्फा सेल, दूसरी होती है बीटा सेल, तीसरी होती है डेल्टा सेल और चौथी होती है पीपी सेल, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है ना, पीपी सेल। तो इस प्रकार आपकी 4 सेल होती है एंडोक्राइन की, ठीक है, जो इसमें ऑफ लेंजर सेल्स से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। अल्फा सेल का किसका निर्माण करती है मेरे भाइयों, अल्फा सेल आपकी ग्लूकागोन का निर्माण करती है। बीटा सेल आपके इंसुलिन का निर्माण करती है, इंसुलिन का निर्माण करती है। और ये जो डेल्टा सेल है सोमेटोस्टेटिन का निर्माण करती है, सोमेटोस्टेटिन का निर्माण करती है। और जो पीपी सेल है ये करती है पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करती है। पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करती है। तो ये मेरे भाइयों, ये क्या हो गया आपका एंडोक्राइन भाग हो गया, क्या हो गया, एंडोक्राइन भाग हो गया। एंडोक्राइन के अंदर मुख्यतः आपकी 4 प्रकार की सेल होती हैं, जो एक तो कहां होती है आपके टैल पोर्शन में, किससे मिलकर बनी होती है, स्लेट ऑफ लेंजर सेल से। अल्फा सेल होती है वो किसका निर्माण करती है, ग्लूकागोन का। बीटा सेल होती है इंसुलिन का निर्माण करती है। और जो आपकी डेल्टा सेल है वो सोमेटोस्टेटिन का, और पीपी सेल है पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का स्रावन करती है। तो ये आपके एंडोक्राइन भाग हो गए भाई, एंडोक्राइन भाग हो गए। अब इसके जिसमें में अपना आगे कार्य पढ़ेंगे पैंक्रियाज के, तो उस समय मैं 1 बाय 1 कार्य बताऊंगा, लेकिन एक बार यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ग्लूकागोन क्या करता है, इंसुलिन क्या करता है, सोमेटोस्टेटिन वगैरह ये क्या करते हैं। तो मेरे भाइयों, ग्लूकागोन जो हार्मोन होता है ये आपका क्या करता है, ब्लड जो ग्लूकोज का लेवल उसको क्या करता है, बढ़ाता है, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ग्लूकागोन यदि बढ़ाएगा तो ये क्या करेगा, घटाएगा, है ना, ये बढ़ाता है तो ये घटाता है। और सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, इन दोनों को ही कम करता है, इन दोनों को ही कम करता है, ठीक है, इन दोनों के प्रभाव को कम करता है सोमेटोस्टेटिन। इस प्रकार इनकी कार्य होते हैं। तो आगे अपन एक बार जिस समय फंक्शन पढ़ेंगे उस समय मैं दिखाऊंगा 1 बाय 1, है ना। तो देखो अब बात करते हैं एक्सोक्राइन फंक्शन या एक्सोक्राइन क्या होता है पैंक्रियाज का। तो एक्सोक्राइन में कहां होता है, जो हेड और टेल पोर्शन में होता है, जो एसिलर सेल से मिलकर बना होता है। तो ये क्या करता है, इसकी जो एसिलर सेल्स क्या करती है, पैंक्रियाटिक जूस और पैंक्रियाटिक एंजाइम का स्रावन करती है। तो इसका क्या होता है, पैंक्रियाटिक जूस और पैंक्रियाटिक एंजाइम का स्रावन कौन करता है, एक्सोक्राइन भाग। तो दोनों का अर्थ आपको समझ में आ गया डिफरेंट, कि एंडोक्राइन भाग से क्या होता है, एंडोक्राइन भाग से ये होता है, और एक्सोक्राइन भाग से क्या होता है, ये होता है। समझ में आ गया मेरे भाइयों। तो चलते हैं आगे, ठीक है। तो ये मेरे भाइयों क्या होगी, आपकी स्ट्रक्चर होगी पैंक्रियाज की। स्ट्रक्चर में इस प्रकार का पैंक्रियाज बना हुआ और इसके साथ में आप इस प्रकार का चित्र बना देना, है ना। चले आगे मेरे भाइयों, तो चलते हैं। अब बात करते हैं आगे की ओर। अभी हमने लिखा कि जो पैंक्रियाटिक जूस है, अब थोड़ा सा इसके बारे में भी अपन पढ़ते हैं, पैंक्रियाटिक जूस कितना सीक्रेट होता है क्या। तो अपन नेक्स्ट अपनी हेडिंग रहेगी पैंक्रियाटिक जूस। जो पैंक्रियाज से स्रावित होता है कौन से भाग से, एक्सोक्राइन भाग से, ठीक है। इसका कंपोजिशन क्या, पैंक्रियाटिक जूस का कंपोजिशन मतलब किससे मिलकर बना होता है। तो बात करें कंपोजिशन, तो पैंक्रियाटिक जूस पर डे आपकी 1200 से 1500 ml पर डे स्रावित होता है। पर डे स्रावित होता है 1200 से 1500 ml पर डे स्रावित होता है। इसकी पीएच क्या रहती है मेरे भाइयों, पीएच क्या रहती है, इसकी पीएच आपके 8 से लेकर 8.9, मतलब एल्कलाइन पीएच रहती है। क्यों रहती है, क्यों एल्कलाइन पीएच है ना, कैसी पीएच रहेगी, एल्कलाइन पीएच। क्यों रहती है, क्योंकि बाइकार्बोनेट के कारण, है ना। इसमें क्या होता है, बाइकार्बोनेट ऐड होता है, तो जिसके कारण बाइकार्बोनेट क्या करता है, जो एसिडिक पीएच होती है उसको किसमें
क्या क्या होता है, तो आपका पैंक्रियाटिक पर डे 1200 से 1500 ml पर डे सीक्रेट होता है। पीएच इसकी 8 से 8.9 होती है, कितनी होती है 8 से 8.9 है ना, एल्केनाइन पीएच का होता है। समझ में आ गया क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर बाइकार्बोनेट होता है। चले आगे, अब अपन बात करें शॉर्ट रूप से फंक्शन। पैंक्रियाज के कार्य, फंक्शन ऑफ पैंक्रियाज, फंक्शन ऑफ पैंक्रियाज, फंक्शन ऑफ पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज की मेरी भाइयों कार्य क्या रहेंगे कि पहला तो देखो अपन ने एंडोक्राइन का फंक्शन बोले, ठीक है, तो एंडोक्राइन फंक्शन, एंडोक्राइन फंक्शन, पहला एंडोक्राइन फंक्शन में क्या रहेगा, एंडोक्राइन फंक्शन में क्या रहेगा कि पहला होगा कि ये इसका जो ग्लूकागोन है ये क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। पहला ग्लूकागोन ब्लड शुगर इंक्रीज या बढ़ाता, इंक्रीज करता है या बढ़ाता है, ठीक है। दूसरा क्या होगा मेरे भाइयों, इंसुलिन, इंसुलिन ब्लड शुगर को, जिसे ब्लड शुगर को क्या करता है, घटाता है, ठीक है, घटाता है, कम करता है। इंसुलिन क्या करता है, कम करता है। और तीसरा क्या होगा मेरे भाइयों, तीसरा आपका होता है जो सोमेटोस्टेटिन, ये क्या करता है, ग्लूकागोन और इंसुलिन के प्रभाव को कम करता है या इसके इनहिबिशन का काम करता है। तो सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, ग्लूकागोन और इंसुलिन को इनहिबिट करता है, इनहिबिट मतलब स्ट्रगल होने से रोकता है, दोनों को रोकता है, ठीक है। तो समझ में आ गया, तो ये आपके एंडोक्राइन फंक्शन हो गए, ठीक है। तो एक बार वापस से, ग्लूकागोन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर की लेवल को कम करता है। और सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, ग्लूकागोन और इंसुलिन के स्रावों को इनहिबिट करता है। तो देखो ग्लूकागोन ब्लड शुगर के लेवल को कैसे बढ़ाएगा, है ना। तो ये क्या करता है कि जो आपके स्टोर फॉर्म में ग्लाइकोजन रहता है, ग्लाइकोजन जो स्टोर फॉर्म में रहता है, तो उसको क्या करता है, तोड़ के ग्लूकोज के अंदर तोड़ के ब्लड के अंदर बढ़ा देता है ना। तो मतलब क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन बदलता है, ग्लूकागोन। ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, जिसके कारण क्या होती है, ब्लड शुगर बढ़ती है। और इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, इसका उल्टा हो गया, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है, इंसुलिन बदलता है, इसका उल्टा, ताकि तो क्या होगा, ब्लड शुगर कम होगी, ठीक है। तो ये हो गया एंडोक्राइन फंक्शन में भाई। अब अपन बात करें एक्सोक्राइन फंक्शन। एक्सोक्राइन फंक्शन क्या होता है मेरे भाई, एक्सोक्राइन फंक्शन में तो क्या होता है, आपको पैंक्रियाटिक जूस या पैंक्रियाटिक एंजाइम, तो वो क्या क्या करते हैं। तो पहला बात करें एक्सोक्राइन फंक्शन में क्या आएगा, पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है, या एंजाइम, ठीक है। तो अब इसका कार्य क्या होता है, पैंक्रियाटिक जूस का काम क्या होता है, तो पहला क्या काम होता है, प्रोटीन डाइजेशन में, प्रोटीन की डाइजेशन में काम आता है, कौन आता है, पैंक्रियाटिक जूस। क्या होता है इसमें, प्रोटीन का डाइजेशन पैंक्रियाटिक जूस में ऐसा क्या होता है, जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, तो वो होता है आपका ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, जो क्या करता है, आपके पैंक्रियाटिक जूस और पैंक्रियाटिक एंजाइम होती है, जो क्या करते हैं, प्रोटीन के डाइजेशन करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। दूसरा काम क्या होता है पैंक्रियाटिक जूस का, लिपिड या वसा, है ना, वसा का डाइजेशन कैसे करेगा, इसके अंदर जो लाइपेज होता है, इसके अंदर लाइपेज होता है, क्या होता है, LIPE
आरएनए। तो देखो न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए, तो पहला तो आरएनए का राइबोन्यूक्लियस है ना, तो मैं ऊपर लिख रहा हूं ना न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन किस प्रकार। पहला आरएनए का डाइजेशन कौन कराता है, आरएनए का डाइजेशन इसके अंदर राइबोन्यूक्लियस होते हैं, वो क्या करते हैं आरएनए का मतलब डाइजेशन कराते हैं। और दूसरा होता है मेरे भाइयों डीएनए का डाइजेशन कौन कराते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस, वो कौन किसका डाइजेशन कराते हैं, डीएनए का। तो एक बार वापस एक्सोक्राइन फंक्शन अपन पढ़े कि एक्सोक्राइन फंक्शन क्या होता है, पैंक्रियाटिक जूस होता है। एक्सोक्राइन से क्या होता है, पैंक्रियाटिक जूस का निर्माण होता है। तो पैंक्रियाटिक जूस में प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है, ट्रिप्सिन और थाइमोट्रिप्सिन। लिपिड का लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट का एमाइलेज और न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन भी होता है। न्यूक्लिक एसिड कौन से होते हैं, आरएनए और डीएनए। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड है ना, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए का डाइजेशन कौन कराता है, राइबोन्यूक्लियस, और डीएनए का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस। समझ में आ गया। तो ये मेरे भाइयों आपके एक्सोक्राइन फंक्शन रहते हैं किसके, पैंक्रियाज। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चर इस प्रकार रहती है, ये आपके है ना, ये आपका लीवर हो गया, ये गॉल ब्लैडर हो गया। यहां से अपने जो बाइल फ्लो पढ़ा था, कॉमन बाइल डक्ट जो आके यहाँ एम्पुला ऑफ वेटर के अंदर खुल रहा था। तो यहां से जो भी आपका जूस पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेशन होता है, इस जो वर्सिंग डक्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, वर्सिंग डक्ट, इसके थ्रू यहां आके खुल जाता है, एम्पुला ऑफ वेटर में है ना, यहां खुल जाता है, पैंक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं इसको है ना, इसके अंदर आके खुल जाता है। ठीक, तो ये आपका क्या फंक्शन हो गया, एक्सोक्राइन फंक्शन। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया